लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। ठीक है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वी डिस्कस्ड अबाउट द रीजंस, वी स्टार्टेड द डिस्कस रीजंस फॉर जो हमारे पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की स्टार्ट होने की थी। हमने कहा रिलीजियस रीजंस के अंदर एक क्रिश्चियन मिशनरीज हमारे पास थी, देन हमारे पास सोशल रीजंस और रिलीजियस रीजन भी, हमने कहा कि जो सती और पर्दा सिस्टम को अबैंडन या बैन कर दिया गया। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रीजन फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। ठीक है, सो थर्ड रीजन जो हमारे पास आई कि ब्रिटिश की एजुकेशनल पॉलिसीज। ठीक है, सो अगेन द एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, सो व्हाट वर द एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, वो हम देखते हैं कि एजुकेशनल पॉलिसीज क्या थी ब्रिटिश की। ठीक है, सो एजुकेशनल पॉलिसीज, जी आगा प्लीज बताइएगा। ओके। हम्म, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ये सारी सोशल रीजंस एग्जैक्टली, एग्जैक्टली जो एजुकेशनल पॉलिसीज हैं ये भी हमारे पास कौन सी वाली रीजंस हैं, दे ऑल कम अंडर द सोशल रीजंस। ठीक है, तो ये जो एजुकेशनल पॉलिसीज की जो हम बात करते हैं, देखो एजुकेशन जितने भी है ना, ये आपके पास आती हैं सोशल रीजंस के अंदर। ठीक है, सो ये हमारे पास कौन सी वाली हैं, सोशल रीजंस, ये भी कौन सी है, सोशल रीजन ही है। ठीक है, जो एजुकेशनल पॉलिसीज ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की थी, दिस इज द सोशल रीजन। ठीक है, ये रिलीजियस नहीं हो सकती, ये मिलिट्री नहीं हो सकती। ठीक है, सो क्या चीज़ है ये, इट इज़ द सोशल रीज़न। ठीक है, अच्छा नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है, एजुकेशनल हमारे पास रीजंस के अंदर क्या हुआ कि ब्रिटिश जब हमारे पास सब कॉन्टिनेंट के अंदर आए तो उन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। अब ये एजुकेशनल रिफॉर्म्स आपके पास किस तरह के थे कि न्यू वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया सब कॉन्टिनेंट के अंदर। ठीक है, अब पहले क्या हुआ करता था, पहले स्कूल्स हुआ करते थे, इस्लामिक स्कूल होते थे, हिंदुइज्म के स्कूल होते थे, सिखिज्म के स्कूल होते थे। अब जो वेस्टर्न एजुकेशन जो सिस्टम था उसने रिप्लेस कर दिया ट्रेडिशनल रिलीजियस टीचिंग को। ठीक है, ना सिर्फ ट्रेडिशनल रिलीजियस टीचिंग को रिप्लेस किया, बल्कि जो टीचर्स जो स्टूडेंट्स को गाइड करते थे, जो स्टूडेंट्स का मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन था, वो भी हमारे पास क्या था, इट वाज इंग्लिश। ठीक है, सो इंग्लिश वाज एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था इट वाज डीपली अनपॉपुलर अमंग मेनी इंडियंस who felt that the British were imposing their own culture upon them. A major source of hostility was that British expectations that the Indian parents will send their children to the co-educational school. अब ये जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था इसका थर्ड फ्लॉ ये था कि आपके पास क्या चीज़ थी, इट वॉज सबसे पहले द मेन थिंग, देखो सबसे पहले एक के जो मेन वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था उसने रिप्लेस किया ट्रेडिशनल टीचिंग को। नंबर सेकंड क्या चीज़ थी कि जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो हमारे पास क्या था, इंग्लिश था। नंबर थर्ड क्या चीज़ थी वेस्टर्न एजुकेशन में, इशू क्या था कि ब्रिटिश एक्सपेक्टेड कि अगेन जो इंडियन पेरेंट्स हैं वो आपके पास को एजुकेशन स्कूल्स के अंदर अपने बच्चों को भेजेंगे। ठीक है, सो दिस वॉज स्पेशली ऑफेंसिव टू द मुस्लिम्स हु ऑब्जर्व पर्दा, as it was seen as the direct attack on their religious and cultural customs. So, this lack of respect for the Indian tradition created a widespread resentment, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 was started. तो वेस्टर्न एजुकेशन का क्या पॉइंट है, इसके अंदर हमारे पास तीन मेन सब पॉइंट्स हैं, जरा देखो। सबसे पहले कि जो न्यू वेस्टर्न एजुकेशन था उसने रिप्लेस कर दिया ट्रेडिशनल रिलीजियस टीचिंग को। ठीक है, नंबर सेकंड आपके पास क्या था, इंग्लिश वाज यूज्ड एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो टीचर स्टूडेंट से बात करते हैं या जो टीचर्स इम्पोज किए गए उन एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर, वो अगेन इंग्लिश बोला करते थे, लेकिन जो स्टूडेंट्स थे वो हिंदी रिकग्नाइज किया करते थे या हिंदी अंडरस्टैंड कर पाते थे या फिर उर्दू अंडरस्टैंड कर पाते थे या पर्शियन अंडरस्टैंड कर पाते थे। सो देयरफॉर ये सेकंड हमारे पास मेन इशू बना। इसी एजुकेशन सेक्टर के अंदर थर्ड हमारे पास क्या था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था इसके अंदर को एजुकेशन सिस्टम था। ये को एजुकेशन सिस्टम आपके पास हाईली अनपॉपुलर था मुस्लिम पेरेंट्स के सामने। क्यों, क्योंकि मुस्लिम्स हु यूज्ड टू ऑब्जर्व पर्दा, it was seen as the direct attack on their religious and cultural custom. Therefore, the Western education or the introducing the Western education became the reason for the resentment of the Indians who later started the War of Independence. ठीक है, got it? सो जल्दी से राइट डाउन दिस थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है, जो थर्ड रीजन है कि ब्रिटिश की एजुकेशनल रीजंस। Agai Singh sir, is it correct that not
any question from past paper can come. No, 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 no. हिस्ट्री जोग्राफी में ऐसा नहीं होता. हाँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इस तरह में होता है कि बहुत कम चांस होता है कि आपको पास्ट पेपर क्वेश्चन आ जाए. लेकिन आपके पास जो पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियात के अंदर, क्योंकि इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, किसी और तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन अगेन क्वेश्चन सेम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है. क्योंकि देखो, पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात जो है आपके पास, वो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, वो कॉन्सेप्चुअल थोड़ी है. सो देयर फोर आपके पास क्या चीज़ है, जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंटिंग हो गया, बिजनेस स्टडीज़ हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया. सो अगेन उसके अंदर ये होता है कि अगेन आपके पास पास पेपर क्वेश्चन कोई भी नहीं आ सकता. ठीक है, तो बहुत कम चांस होता है उसके अंदर. लेकिन अगेन पाकिस्तान स्टडीज़ और इस्लामियात के अंदर तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है, कि अगेन आपके पास पास पेपर क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं. ठीक है. ओके, ऑलराइट. नाउ ज़ैनब, यू हैव जस्ट ज्वाइन. सो सी, हमारे पास हमने पहली दो रीजंस कल कर ली थी. जो फर्स्ट टू रीजंस थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टार्ट होने की. हम थर्ड रीज़न लिख रहे हैं कि थर्ड रीज़न हमारे पास एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर है, ब्रिटिश की वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के ऊपर है. ठीक है, कि अगेन जो ब्रिटिश हैं उन्होंने क्या चीज़ इंट्रोड्यूस की, दे इंट्रोड्यूस द वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम. और ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम, ये जो आपके पास वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था, it replaced the traditional religious teachings. ठीक है, ना सिर्फ ये, बल्कि सेकंड इशू ये था कि जो टीचर्स थे या फिर जो मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो क्या था, इंग्लिश था. तो बच्चे ना कुछ अंडरस्टैंड कर पाते थे, ना कुछ अगेन आपके पास समझ पाते थे, ना अंडरस्टैंड कर पाते थे, ना अगेन उसको अप्लाई कर पाते थे. ये आपके पास सेकंड चीज़ थी, सेकंड मेन इशू था. देन आपके पास जो थर्ड मेन इशू बना वो ये था कि वेस्टर्न एजुकेशन के अंदर को एजुकेशन सिस्टम्स थे या को एजुकेशनल स्कूल्स थे. अब Muslims, they were resented because of this thing, because they used to observe parda in their religion or in their culture customs, and this lack of respect for Indian tradition created the widespread resentment, और जिसकी वजह से war of independence start हुई. So therefore, this is the third point, Zainab. जल्दी से write this thing down. All right. Right, Ava, good. All right, Ava. All right, Rafi. All right, Verda, good. Okay. Let's wait for Zainab. Zainab, whenever you are done, let us know. Okay.
So we would write details for every reason. It is better कि again अगर आपने एक fully elaborated point लिखना है तो डिटेल्स, नॉट ऑल द डिटेल्स, बट अगेन आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, इनफ डिटेल कि अगेन आप क्या कर सको, उस पॉइंट को डिफाइन कर सको। देखो, जैसे कि ब्रिटिश की एजुकेशनल रिफॉर्म्स आपने कहा ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किए, ठीक है, आपने पॉइंट लिखना था कि किस चीज़ के ऊपर, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट क्यों हुई, ठीक है। तो अब आपने ब्रिटिश के एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर बात की। नाउ यू हैव टू राइट इनफ कि अगेन आप उस पॉइंट के बारे में एक्सप्लेन कर सको कि कैसे ब्रिटिश के एजुकेशनल रिफॉर्म्स रीज़न बन गए किस चीज़ के लिए, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक, ठीक है, कि वो बात कहाँ तक पहुँच गई, ब्रिटिश के एजुकेशनल रिफॉर्म्स के ऊपर जो रिजेंटमेंट हुई वो किस तरीके से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तक बात पहुँच गई। तो अगेन यू हैव टू डिफाइन योर पॉइंट इनफ कि अगेन आप क्या कर सको, अपने रीजंस को जस्टिफाई कर सको। ऑलराइट, ठीक है, ओके। ज़ैनब, इज इट डन? ऑलराइट ज़ैनब, ओके, सेकंड। Okay, guys, saying, sir, can any 14 mark question come in which we would have to write all the reasons in short? Not all the reasons. कभी भी नहीं आ सकता कि again आपके पास all the reason where you have to mention about the all the reasons. No, it cannot come. ठीक है, अच्छा, now let's talk about the fourth point. अच्छा, अब हमारे पास fourth point क्या था, ये हमारे पास again एक और social reason है, और ये social reasons के अंदर आपके पास next point आता है, और ये social reasons के अंदर next point आपके पास कौन सा वाला है, कि जिसके अंदर पर्शियन को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, ठीक है, चेंज कर दिया गया। ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी वो आपके पास पर्शियन हुआ करती थी, ठीक है। सो पर्शियन और संस्कृत को रिप्लेस कर दिया गया किस चीज़ से, इंग्लिश से। रिमेंबर दिस डेट इज 1832, रिमेंबर दिस डेट प्लीज, ओके। सो as the official language in 1832 was the major cause of widespread in Indian frustration. क्यों? Because for centuries जो Persian थी वो आपके पास एक official language रही थी, और again it was very important among the hearts of the Indians, especially the Muslims. और जो संस्कृत थी वो आपके पास हिंदूज के लिए थी। These languages were crucial for preserving the Indian culture and their traditions. And this change had a significant impact on people's livelihood. As English became the official language of India, it became much harder for many Indians. क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज अब क्या हो चुकी है, इंग्लिश हो चुकी है। अब अगर एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है, तो अगर आपने गवर्नमेंट जॉब्स लेनी है, तो अगेन व्हाट डू यू नीड, यू नीड टू लर्न द इंग्लिश फर्स्ट। सो देयरफॉर, या फिर कोई भी हाई लेवल जॉब आपने लेनी है, you need to learn the English first. And again, at that time, Indians were not literate enough to learn English. So therefore, this change, अब आपके पास इसको एडिशनल पॉइंट के अंदर अगर आप कहना चाहते हो कि द चेंज ऑल्सो हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन पीपल्स लाइवलीहुड as English became the official language. It became much harder for many Indians, especially the Muslim community, to get high paying jobs in the administration. एंड इसी चीज़ के ऊपर सर सैयद अहमद ख़ान ने भी वर्क किया, कि उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको हाई पेइंग जॉब्स चाहिए, अगर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जॉब्स चाहिए, यू हैव टू लर्न अबाउट द वेस्टर्न एजुकेशन, और यू हैव टू गेट इंग्लिश बेटर। सो अब नाउ से दिस थिंग, सो ब्रिटिश ने 1832 के अंदर क्या किया था कि उन्होंने पर्शियन को रिप्लेस कर दिया इंग्लिश से। अब नाउ से दिस थिंग, पर्शियन एंड संस्कृत। अब पर्शियन किसके लिए इंपॉर्टेंट थी, पर्शियन इंपॉर्टेंट थी किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि सेंचुरीज से ये आपके पास एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी इंडिया की। नाउ, और संस्कृत किसके लिए थी, फॉर द हिंदूज। सो देयरफॉर एक रिलीजियस और एक सोशल इम्पैक्ट था किसके ऊपर, मुस्लिम्स एंड हिंदूज दोनों के ऊपर। नॉट ओनली दिस, बट ऑल्सो के वो लोग जो आपके पास हाई पेइंग जॉब्स के लिए अप्लाई करते थे, नाउ द डिमांड वॉज टू लर्न इंग्लिश, देयरफॉर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर देम टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज नाउ, due to which this caused a resentment or frustration among the Indians. ठीक है, therefore they started the war of independence in 1857. Alright, so this was the fourth point जो हमारे पास 1832 के अंदर ब्रिटिश ने पर्शियन एंड संस्कृत को इंग्लिश के अंदर चेंज कर दिया। ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम हुसैन। दिस इज़ ओके, आगा इज सेइंग दिस इज स्टिल ऑन गोइंग। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली ये हमारे पास क्या चीज़ चल रही है, अभी तक ये हमारे पास ये इशू चल रहा है। अच्छा आगा, वी हैव सॉरी हुसैन, वी हैव स्टार्टेड द रीजंस फॉर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस।
हम पहली 3 रीजंस लिख के आ चुके हैं जो हमारे पास रीजंस थे फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। ये हम फोर्थ रीज़न की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि जो फोर्थ रीज़न आपके पास थी सोशल रीज़न के अंदर हमारे पास आती है, ठीक है। और ये सोशल रीजंस के अंदर आपके पास क्या है कि पर्शियन और संस्कृत को रिप्लेस कर दिया गया था 1832 के अंदर विद इंग्लिश। कैन यू ब्रीफली शो द रीजंस? बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, हमारे पास क्या चीज़ है, जो फर्स्ट रीज़न थी दैट वाज क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है। ये हमने वैसे कल बात की थी क्रिश्चियन मिशनरीज के ऊपर। क्रिश्चियन मिश पहली जो 2 रीज़न्स हैं वो हमने कल बात की थी, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ पहली रिलीजियस रीज़न है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड हमारे पास क्या चीज़ है, इट वाज़ हमारे पास कि ब्रिटिश ने सती को बैन कर दिया और पर्दा सिस्टम को अबैंडन कर दिया, ठीक है। दैट वाज आवर सेकंड रीज़न, ठीक है। दिस वाज रिलीजियस रीज़न एज वेल एज द सोशल रीज़न। देन जो थर्ड रीज़न आज हमने बात की है दैट वाज द एजुकेशनल पॉलिसीज़ ऑफ द ब्रिटिश, जिसकी वजह से अगेन आपके पास क्या हुआ, इट कॉज द वाइड स्प्रेड रिजेंटमेंट। क्यों? बिकॉज एक को एजुकेशनल सिस्टम था, नंबर सेकंड मोड ऑफ इंग्लिश, मोड ऑफ आपके पास जो आपके पास कम्युनिकेशन था दैट वाज इंग्लिश। देन जो आपके पास जो थर्ड मेन रीजन थी कि इस वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया था ट्रेडिशनल रिलीजियस टीचिंग्स को, ठीक है। देन आपके पास जो फोर्थ रीजन है दैट इज द ब्रिटिश डिसीजन टू रिप्लेस पर्शियन विद संस्कृत विद इंग्लिश as the official language in 1832. So remember this date 1832 के अंदर कि ब्रिटिश ने पर्शियन और संस्कृत दोनों को रिप्लेस कर दिया इंग्लिश से। और आपके पास पर्शियन किसके लिए इंपॉर्टेंस रखती थी, मुस्लिम्स के लिए, एंड जो संस्कृत थी वो किसके लिए इंपॉर्टेंस रखती थी, हिंदूज के लिए। सो देयरफॉर आपके पास क्या चीज़ थी, दीज लैंग्वेजेस वर क्रूशियल फॉर प्रिजर्विंग द इंडियन कल्चर एंड द ट्रेडिशंस। नॉट ओनली दिस, आपके पास के इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस इफेक्ट हुए बट ऑल्सो द इकोनॉमिक परस्पेक्टिव एज वेल। कैसे इकोनॉमिक परस्पेक्टिव? कि जो इकोनॉमिक जो आपके पास वो लोग जो इकोनॉमी के अंदर फॉर एग्जांपल लेट्स सी लोग जॉब्स लेने अगर आप जाते थे हाई पेइंग जॉब्स, अब डिमांड क्या थी, क्योंकि आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन की जो लैंग्वेज थी वो क्या हो चुकी है, इंग्लिश हो चुकी है। देयरफॉर हाई पेइंग जॉब्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड इंग्लिश एज द फर्स्ट लैंग्वेज एंड पीपल कुड नॉट लर्न इंग्लिश और द न्यू लैंग्वेज। Therefore, this caused the frustration and widespread resentment among the Indians. Thus, they started the War of Independence. A single shelf of a good European library was better than the entire native literature of India and Arabic. Alright? Okay, ठीक है, हाँ बिल्कुल exactly हम कह सकते हैं कि yes, बिल्कुल for evidence exactly yes, हम for evidence exactly हम कह सकते हैं, बिल्कुल exactly हुसैन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। Alright everyone, जल्दी से write down this fourth point for the social reason. Alright Aga. Alright Ayan, good. Alright Verda. Alright Rafi. Everyone done? Okay, alright Zainab, alright Deriva. Okay, now let's move forward towards the fifth point हमारे पास, ठीक है। Alright Rafi, good. Okay, अब हमारे पास fifth point was grease cartridges. हमारे पास देखो ये बहुत मेन पॉइंट है जो हमारे पास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या फिर मेन वन ऑफ द मेन रीज़न जो हम कहते हैं कि ग्रीस कार्ट्रिज
was one of the main reason for the start of war of independence. क्योंकि इससे ना एक इशू हुआ, इससे एक इशू क्यों कौन सा वाला कॉज हुआ इस ग्रीस कार्ट्रिज से। अच्छा, ये जो ग्रीस कार्ट्रिज है ये आपके पास रिलीजियस रीज़न के अंदर भी आप कह सकते हो, ठीक है, कि ये रिलीजियस रीज़न थी, ठीक है। इसको आप सोशल रीज़न भी कह सकते हो, ठीक है। इसको आप मिलिट्री रीजंस भी कह सकते हो, ठीक है। इसके अंदर मिलिट्री भी आ सकते हैं, ठीक है। सो ये मिलिट्री वाले रीजंस के अंदर भी आ सकता है, ठीक है। सो तीनों रीजंस के अंदर ये आपके पास ये वाला पॉइंट आ सकता है, ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, ये एक फाइनल स्पार्क क्यों थी, क्योंकि अगेन इस ग्रीस कार्ट्रिज की वजह से मीरठ के अंदर जो इशू हुआ वो हम उसके ऊपर बात करेंगे वैसे 4 मार्क क्वेश्चन के अंदर। लेकिन ज़रा देखो एक दफ़ा ग्रीस कार्ट्रिज एग्जैक्टली थी क्या, कि देखो फाइनल स्पार्क ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 क्यों स्टार्ट हुई, कि ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस की न्यू राइफल्स, ठीक है। अब ये जो न्यू राइफल्स थी ये आपके पास कार्ट्रिजेस को यूज़ किया करती थी। अब ये जो कार्ट्रिजेस थी इनके ऊपर ग्रीस लगी होती थी, और ये ग्रीस कौन सी होती थी, इट वाज मेड फ्रॉम काउ एंड पिग फैट्स, ठीक है। जरा देखो, राइफल्स राइफल्स के अंदर कार्ट्रिजेस है, और ये कार्ट्रिजेस जो है इनके ऊपर ग्रीस लगी हुई है, जो कि आपके पास काउ और पिग फैट से आपके पास ग्रीस किया गया है उन मेन कार्ट्रिजेस को। अब अगर आपने कार्ट्रिजेस को लोड करना है ना, तो स्पॉइस को क्या करना पड़ता था, उनको उसके जो ग्रीस जो कार्ट्रिज है उसके एंड को बाइट ऑफ करना पड़ता था, निकालना पड़ता था, ठीक है, तब वो लोड कर सकते थे कार्ट्रिजेस को गन के अंदर, ठीक है। अब कोर्स क्या चीज़ थी, काओ आपके पास, अब जो मेन आर्मी के अंदर, इंडियन आर्मी के अंदर कौन लोग हुआ करते थे, इंडियन आर्मी के अंदर आपके पास दो मेन, मुस्लिम कम्युनिटी है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपके पास कौन सी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है। अब नाउ से दिस थिंग, मेन सोल्जर्स या स्पॉइस जो हैं वो मुस्लिम्स हैं या फिर वो कौन है, हिंदूज हैं। अब काउ जो है वो अगेन क्या चीज़ है, इट इज़ द होली एनिमल फॉर हिंदूज एंड पिग इज फॉरबिडन इन इस्लाम, राइट। सो देयरफॉर नाउ से दिस थिंग, अब क्या चीज़ हुई, दिस डीपली ऑफेंडेड बोथ मुस्लिम्स फॉर हुम द पिग इज फॉरबिडन इन इस्लाम। मुस्लिम्स को क्यों ऑफेंड किया गया, मुस्लिम्स कैसे क्यों ऑफेंड हुए ग्रीस कार्ट्रिज के इंट्रोडक्शन से, क्योंकि जो पिग है वो फॉरबिडन है इस्लाम के अंदर, और जो हिंदूज हैं जो कि काउ को सेक्रेड एनिमल समझते हैं अपने रिलीजन के अंदर, देयर फोर मैनी स्पॉइज इन मीरट, मैनी स्पॉइज इन, ये देखो ये हमारे पास मेन एक चीज़ आई कि आपके पास जो मैनी स्पॉइज इन मीरट हैं, दे रिफ्यूज टू यूज द कंट्रोवर्शियल कार्ट्रिजेस, बिलीविंग कि आपके पास जो अगर ये कार्ट्रिजेस को यूज़ करेंगे तो उनके रिलीजियस बिलीव्स जो हैं वो अफेक्ट होंगे, ठीक है। Therefore, due to the introduction of grease cartridges, it directly triggered the widespread the War of Independence in 1857, ठीक है। सो देयरफॉर ग्रीस कार्ट्रिज को हम ये कहते हैं कि मीरठ के अंदर किलिंग्स हुई बहुत सारी, ठीक है। और अगेन ये जो मीरठ के अंदर किलिंग्स थी ये आपके पास क्या किस चीज़ के ऊपर थी, दिस कॉज द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एक स्पार्क था वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टार्ट करने का, ठीक है। सो देयरफॉर रिमेंबर दिस थिंग कि क्या चीज़ थी, न्यू राइफल्स में कार्ट्रिजेस, और कार्ट्रिजेस जो आपके पास बनी हुई थी वो काओ और पिग फैट्स के ऊपर, उनके ऊपर काओ और पिग फैट्स की ग्रीस हुआ करती थी। अब जो स्पॉइस थे उनको अपने क्या नाम है माउथ से इसको बाइट ऑफ करना पड़ता था बिफोर दे कुड लोड दीज कार्ट्रिजेस इनटू द न्यू राइफल्स, ठीक है। अब मैनी स्पॉइज इन मीरठ रिफ्यूज टू यूज द कंट्रोवर्शियल कार्ट्रिजेस, क्योंकि दे थॉट दैट यूजिंग दीज कार्ट्रिजेस और यूजिंग दीज न्यू राइफल्स is against their religious beliefs, and again due to which आपके पास this angered Hindus and Muslims and Sikhs, therefore the Greece cartridges directly triggered the War of Independence of 1857। जल्दी से राइट अबाउट द फिफ्थ पॉइंट, और इसके ऊपर आप एक और दो क्वेश्चंस आप लिख लो मेन, that what was the issue of Greece cartridges, what was the issue of Greece cartridges, what was the issue of greased cartridges, greased cartridges।
ऑलराइट हुसैन गुड. अच्छा नहीं, ओके, आगा इज सेइंग 4 मार्क्स. यस एग्जैक्टली आगा, हमारे पास जो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट वाज हमारे पास, व्हाट वाज ये डिस्क्राइब के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास हमेशा 4 मार्क क्वेश्चंस ही होते हैं, ठीक है. जो 7 मार्क का क्वेश्चन है वो हमेशा हमारे पास एक्सप्लेन वाई या वाई से स्टार्ट होता है, ठीक है. तो देयरफॉर दिस इज द 4 मार्क क्वेश्चन, राइट. ऑलराइट हुसैन गुड. ऑलराइट हरीबा. ऑलराइट राफे. ऑलराइट अयान. गुड. ऑलराइट आगा. ज़ैनब इज इट डन. ऑलराइट ज़ैनब, ओके. अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, दिस वॉज द 5th पॉइंट. लेट्स टॉक अबाउट द 6th पॉइंट. अच्छा, ये वाला 6 पॉइंट हम ऑलरेडी ईआईसी की पॉलिसीज़ के अंदर करके आ चुके हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स ऑफ 1852, ठीक है. आपको याद होगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आपके पास ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहाउसी ने आप इंट्रोड्यूस किया इन 1852, ठीक है. एंड इट वाज हाईली कंट्रोवर्शियल पॉलिसी. क्यों? क्योंकि अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स आपके पास क्या था कि इस लॉ के अकॉर्डिंगली या फिर इस रूल के अकॉर्डिंगली कोई भी इंडियन रूलर अगर है और उसका कोई भी मेल हेयर नहीं है, कोई भी नेचुरल मेल हेयर नहीं है, तो अगेन क्या चीज़ होगी, नेचुरल मेल सन आपके पास नहीं है, तो अगेन क्या चीज़ होगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी वुड बी कन्फिस्केटेड by the British. Okay. Achha, wait. Ariba is saying, sir, was not the use of grease cartridge a rumor? It was considered as the rumor. लेकिन जो हिंदूज और मुस्लिम्स थे, they said that it was a reality. From our perspective, it was not a rumor. ठीक है. फ्रॉम ब्रिटिश परस्पेक्टिव, फ्रॉम, क्योंकि अगेन ब्रिटिश जो है ना इसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं कंसिडर करते, जो 1857 की है ना. अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो ना तो देखो दो परस्पेक्टिव्स हैं. एक है जो वर्ल्ड के परस्पेक्टिव है, ठीक है. एक है जो आपके पास सब कॉन्टिनेंट के अंदर लोगों का परस्पेक्टिव है, ठीक है. नाउ से दिस थिंग, अब हमारे पास क्या चीज़ है कि वर्ल्ड के परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ है अरीबा, कि वर्ल्ड के परस्पेक्टिव के अकॉर्डिंगली जो 1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो आपके पास क्या थी, इट वाज इंडियन रिवोल्ट. इट वाज नॉट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इट इज कंसिडर्ड एज द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है. लेकिन सब कॉन्टिनेंट में मुस्लिम्स और हिंदूज का क्या कॉन्सेप्ट है, वो क्या चीज़ है, दैट वाज हमारे पास कि इट वाज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. सो देयरफॉर फ्रॉम आवर परस्पेक्टिव इट वाज नॉट अ र्यूमर. लेकिन for the from the world perspective, yeah, from the British perspective, it is considered as again it was just a rumor. Okay? So therefore, we can write both things. If you say that it was just a rumor, लेकिन कि rumor spread among the Indian army that these cartridges use cow and pig fats, आप वो भी use कर सकते हो. लेकिन if you want to write again, you do not want to mention about the rumor, that is also right. Okay, ठीक है. अच्छा, आगा इज सेइंग, बिल्कुल एग्जैक्टली हुसैन, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि इट वाज इंडियन रिवोल्ट, बिल्कुल परफेक्ट. सो द चैलेंज आपके पास, आगा इज सेइंग दैट सर वी मिस्ड अ पॉइंट इन मिलिट्री रीजंस विच वाज दैट ऑफिसर्स वर ब्रिटिश. हम ये बात करेंगे, हम आगा ये वाली बात आगे करेंगे, ठीक है, हम आगे ये बात करेंगे, बिल्कुल ठीक है. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अपराइजिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, बिल्कुल हुसैन, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. अरीबा इज सेइंग मंगल पांडे अ स्पॉय ऑफ ईआईसी रिफ्यूज टू यूज दिस, बिल्कुल एग्जैक्टली अरीबा. हम जब बात करेंगे ना व्हाट हैपेंड एट मीरठ, 4 मार्क का क्वेश्चन हम एट द एंड ऑफ दिस क्या नाम है रीजंस के ऊपर पढ़ेंगे कि मंगल पांडे कौन थे, या फिर एग्जैक्टली आपके पास मीरठ के अंदर क्या हुआ, ठीक है. हमारे पास 4 मार्क का क्वेश्चन है, उसके अंदर हम देखेंगे एग्जैक्टली कि मंगल पांडे ने रिफ्यूज़ किया ये जो आपके पास ग्रीस कार्ट्रिज वाली राइफल्स को यूज़ करना, और एग्जैक्टली जो किलिंग्स हुई, वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग. ओके. अच्छा, सो हम 6 पॉइंट के ऊपर बात कर रहे थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स. देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स 1852 के अंदर स्टार्ट किया गया, और कोई भी इस रूल के अंदर कहा गया कि अगर ब्रिटिश राज के अंडर इंडिया के अंदर कोई भी ऐसा रूलर है
जो कि अगेन जिसका कोई नेचुरल मेल हेयर नहीं है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो किंगडम है, वो एनेक्स कर ली जाएगी बाय द ब्रिटिश. सो दिस पॉलिसी अलाउड द ब्रिटिश टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम इफ इट्स रूलर डाइड विदाउट अ डायरेक्ट नेचुरल मेल हेयर. नेचुरल मेल हेयर का मतलब क्या है? नेचुरल मेल सन आपके पास जो है, ठीक है. सो नेचुरल सन जो आपके पास है, नेचुरल मेल हेयर जो है, अगर वो नहीं है, सो क्या चीज़ होगी? जो ब्रिटिश है वो एनेक्स कर लेंगे उस किंगडम को. सो ब्रिटिश ने एनेक्स किए बहुत सारी स्टेट्स ड्यू टू दिस लॉ, जिसका मतलब जो इसके अंदर इंक्लूडिंग सतारा, नागपुर एंड झांसी, एंड दिस एंड द एनेक्सेशन ऑफ ऊद ऑल्सो, ठीक है. सो वॉज पर्टिकुलरली सीन एज अनजस्ट एक्ट ऑफ एग्रेशन. Ariba is saying that okay, बिल्कुल exactly. Hussain is saying it allowed them to expand the territories. बिल्कुल exactly Hussain, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो. Ariba is saying adopted child was also not accepted. बिल्कुल according to this rule, आपके पास जो adopted child है वो consider नहीं किया जाएगा, आपके पास direct natural male here होना चाहिए, ठीक है. देन झांसी रानी एंड नाना साहिब फेस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. एग्जैक्टली हमारे पास नेक्स्ट बात यही है. बिल्कुल बिल्कुल राफे, आप ठीक कह रहे हो कि दिस पॉलिसी डायरेक्टली अफेक्टेड लीडर्स लाइक नाना साहिब एंड रानी ऑफ झांसी who lost their lands and titles, which fueled their participation in 1857 War of Independence. ठीक है. So जल्दी से write about the doctrine of lapse of 1852, which became one of the reason for the start of War of Independence. This is the sixth reason जो हमारे पास आती है किस चीज़ के अंदर? पॉलिटिकल रीजंस के अंदर. दिस इज अ पॉलिटिकल रीजन. दिस इज नोन एज पॉलिटिकल रीजन. पॉलिटिकल रीजन, ठीक है. ऑलराइट, जल्दी से राइट अबाउट दिस थिंग. अच्छा, आगा जो आप कह रहे थे कि स्पॉइस वाला जो पॉइंट है उसके वो हम ना इकोनॉमी वाले पॉइंट के साथ लिखेंगे, फिर उसको लिंक कर देंगे मिलिट्री वाले रीजन के साथ, ठीक है. कि जो जो आपके पास ज़्यादातर स्पॉइस थे या लो रैंकिंग जॉब्स थी वो किसको दी जाती थी? इंडियंस को दी जाती थी. और जो हाई रैंकिंग जॉब्स थी वो किसको मिलती थी? मिलिट्री के अंदर, या ऑफिसर्स जो थे वो कौन थे? ब्रिटिश थे. सो अगेन वो किसके अंदर हम लिख रहे हैं? इकोनॉमी वाले पॉइंट के अंदर. ऑलराइट, ओके, जल्दी से राइट अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. Everyone done? Alright, Eva. Alright, Aga. Alright, Zainab. Alright, Verda. Good. Alright, Ayan. Good. Okay. Alright, Rafiq. Good. Hussain. Good. Very nice. ओके. अच्छा, अब हम आप बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द सेवेंथ रीजन, ठीक है. अब हमारे पास सेवेंथ रीजन क्या थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टार्ट होने की, ठीक है. ये देखो, ये वाली भी हमारे पास कौन सी वाली रीजन है? इट इज़ द पॉलिटिकल रीजन, ठीक है. अब ये पॉलिटिकल रीजन एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, ठीक है. इट
इट टॉक्स अबाउट कि मिस ट्रीटमेंट हुआ मुगल एम्पायर के साथ बहादुर शाह जफर मुगल टू. द कंप्लीट नेम वाज बहादुर शाह जफर मुगल टू. ठीक है. सो नाउ से दिस थिंग, अब एग्जैक्टली क्या चीज़ हुई. इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द अनरेस्ट कि अभी तक जो मुगल एम्पायर थी वो कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी थी. ठीक है. सो नाउ सिर्फ रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर सिर्फ एक फोर्ट था जो आपके पास दिल्ली के अंदर था, नोन एज द रेड फोर्ट. ठीक है. जिसको हम लाल किला भी कहते हैं. ठीक है. इस लाल किला दिल्ली के अंदर सिर्फ वहां पे अगेन मुगल एम्पायर रूल किया करती थी. ठीक है. ये मुगल एम्पायर रूल किया करते थे बस. ठीक है. बट द एम्पायर रिमेन्ड अ पावरफुल सिंबॉलिक फिगर. अब क्या चीज़ थी जो उनकी पावर थी बहुत ख़त्म हो चुकी थी इंडिया के अंदर, लेकिन स्टिल एक सिंबॉलिक फिगर थे. And again, he was respected by many Indians, especially the Muslims. Therefore, what happened when General Lord Dalhousie moved the emperor? He forcibly removed the emperor and his family from the historic Red Fort to the less significant place Qutub Sahib. ठीक है. अब क्या चीज़ की, जो गवर्नर जनरल आपके पास लॉर्ड डेलहाउसी थे, उन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह जफर को रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली से आपके पास शिफ्ट कर दिया. कहाँ पे? कुतुब साहिब में. नाउ से दिस थिंग, कुतुब साहिब वाज लेस सिग्निफिकेंट प्लेस, देयरफॉर इंडियंस considered this thing as a disrespect to their ruler, considered this thing as a disrespect to the Muslim ruler, towards the emperor. ठीक है. So therefore this was seen as a great insult, and the Muslim felt their pride was wounded by such a humiliating act towards the emperor. Therefore, this disrespect contributed towards the anger that fueled the War of Independence. So, War of Independence के एक स्टार्ट होने की जो पॉलिटिकल रीजन थी वो मिस ट्रीटमेंट थी मुगल एम्पायर के साथ. क्या चीज़ थी मुगल एम्पायर के साथ? कि मुगल एम्पायर इस टाइम के ऊपर सिर्फ रेड फोर्ट तक आ गई थी. अब क्या चीज़ हुई कि इस रेड फोर्ट से इनको शिफ्ट कर दिया गया मुगल एम्पायर को, बहादुर शाह जफर को, लेस सिग्निफिकेंट प्लेस जो आपके पास कुतुब साहिब के अंदर थी. अब अगेन जो पावर थी मुगल एम्पायर की वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी, लेकिन स्टिल he was the significant, or he was the symbolic figure for the Muslims, for the Indians, especially the Muslims. So this was seen as a great insult, and the Muslims felt their pride was wounded by such humiliating thing. Therefore this disrespect angered the Muslim and fueled for the War of Independence of 1857. Sir, okay, Ariba is asking, sir, if we have a question in which we are talking about, if we are talking about social and military reasons, okay, that which was the major reason for War of Independence. So in this question, we have some reason in both social and military. So can we write on both sides? We have to write on both sides, okay? We cannot skip one side. अगर आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि हमारे पास, जैसे देखो हमने ये कल बात की थी, रिव्यू एक दफ़ा हम एवरीवन जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चन जल्दी से. देखो हमने ये कहा था कि एजुकेशनल चेंजेस आपके पास रादर देन द इकोनॉमिक पॉलिसीज, ठीक है, लेड टू द इंडियन ऑपोजिशन. ठीक है, इट लेड टू द इंडियन ऑपोजिशन ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी. ठीक है. हाउ फार डू यू एग्री या एक्सप्लेन. ठीक है. या फिर एक और क्वेश्चन, हमने एक और क्वेश्चन किया था, नॉट जस्ट दिस क्वेश्चन, वी ऑल्सो डिड अनदर क्वेश्चन. मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ जिसके अंदर हमने कहा था इकोनॉमिक पॉलिसीज वर मोर इंपॉर्टेंट देन द सोशल रीजंस. ठीक है. सो अब क्या चीज़ आप करोगे, अगर हमारे पास मिलिट्री रीजंस आती है ना, ऐसे लिखा हुआ है कि मिलिट्री रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो अगर हमारे पास ऐसा आता है कि मिलिट्री रीजंस वर मोर इंपॉर्टेंट, तो आपका जो लेवल 3 वाली साइड होगी वो कौन सी वाली होगी, आपके पास मिलिट्री की होगी. ठीक है. और जो अदर साइड होगी वो आपके पास सोशल रीजंस होगी. तो आपने दोनों के ऊपर लिखना है. ठीक है. सो फर्स्ट आप लिखोगे किस चीज़ के ऊपर, मिलिट्री की सारी रीजंस लिखोगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे सोशल रीजंस. ठीक है. लेकिन कितनी लिखनी है, 3 रीजंस आप लिख रहे हो. अगर 14 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 रीजंस आप मिलिट्री की लिख रहे हो, 3 रीजंस आप सोशल की लिखते हो. 3:3 के ऊपर बात करते हैं. ऑलराइट. ठीक है. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स किसके अंदर, 14 मार्क क्वेश्चन के अंदर. ठीक है. इसको हम वापस चेंज कर लेते हैं ताकि बाद में अगर इकोनॉमिक रीजंस. अच्छा. सो लाइक ग्रीस कार्ट्रिजेस विल कम ऑन बोथ साइड्स इन दिस क्वेश्चन. नहीं, एक साइड. अच्छा अच्छा अच्छा, आप ये कह रहे हो कि अगर एक ही पॉइंट है वो एक पॉइंट हम दोनों साइड्स के ऊपर लिख सकते हैं या नहीं. नहीं नहीं नहीं, नहीं. आप एक ही पॉइंट को दोनों साइड के ऊपर नहीं लिख सकते. ठीक है. हाँ, एडिशनली बात कर सकते हो कि दिस नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द मिलिट्री बट ऑल्सो सोशली इम्पैक्टेड द इंडियन लाइफ्स. लेकिन आप ऐसे नहीं कह सकते कि ग्रीस कार्ट्रिज को एक दफ़ा अगर आपने एक दफ़ा एक साइड के ऊपर लिख दिया,
फिर दूसरी साइड के ऊपर जाके दोबारा वही पॉइंट सेम लिख दिया, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। कि अगेन एक दफ़ा एक पॉइंट आपने लिख दिया, हाँ उसको कनेक्टिंग जब आप उसको लिंक कर रहे हो, लिंक करते हुए कह दो कि अगेन ये मिलिट्री रीज़न और सोशल रीज़न दोनों की तरफ कंट्रीब्यूट किया इसने। लेकिन ये नहीं करना कि सेम पॉइंट दोबारा हम रिपीट करना स्टार्ट कर दें कि मिलिट्री रीजंस के ऊपर जब हम आए तो हम यही कहें कि ग्रीस कार्ट्रिज was introduced by the British in the Indian army, तो दोबारा हम वो नहीं लिख सकते, ठीक है। सो ये वाली चीज़ है, सो वी हैव टू राइट अबाउट द डिफरेंट पॉइंट्स एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, 7 इज़ अ पॉलिटिकल रीजन, राइट। अच्छा, हमारे पास जो 7th रीजन थी दैट वाज पॉलिटिकल रीजन, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल हुसैन, 7th पॉलिटिकल रीजन है। एवरीवन जल्दी से राइट दिस रीजन डाउन। अहमद इज सेइंग सर कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन द 7th पॉइंट अगेन, बिल्कुल एग्जैक्टली। देखो अहमद, क्या चीज़ थी कि जो मुग़ल एम्पायर इस टाइम तक तो बिल्कुल क्या हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, बाय 1850s, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1850s के अराउंड सिर्फ बहादुर शाह जफर मुगल की जो पावर थी ना, वो सिर्फ एक रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली तक रह गई थी, ठीक है। लाल किला जो दिल्ली के अंदर था, सिर्फ वहाँ पे हुकूमत चलती थी उनके बस, ठीक है। उसके बाहर तो फोर्स ब्रिटिश राज था, ठीक है। अब लेकिन जो पावर थी वो बहुत कम रह गई थी, लेकिन स्टिल ही वाज कंसिडर्ड एज रिस्पेक्टेड लीडर, और रूलर थे वो मुस्लिम्स के, ठीक है। सो देयरफॉर, और ही वाज कंसिडर्ड एज द सिंबॉलिक फिगर, ऐसे भी आप कह सकते हो। अब क्या चीज़ हुई कि ब्रिटिश ने क्या किया, उनको रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली से फोर्सिबली निकाल दिया और कहाँ पे शिफ्ट कर दिया, कुतुब साहिब में, उनको और उनकी फैमिली को। अब ये एक डिसरिस्पेक्ट थी किसके लिए, इंडियंस के लिए, स्पेशली द मुस्लिम्स, कि जिन्होंने ये देखा कि इट इज़ अ ग्रेट इंसल्ट टुवर्ड्स देयर लीडर, एंड देयरफॉर दिस डिसरिस्पेक्ट ने किसको फ्यूल किया, एंगर को फ्यूल किया, उनके गुस्से को फ्यूल किया मुस्लिम्स के, जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 स्टार्ट हुई अगेंस्ट द ब्रिटिश बाय द मुस्लिम्स, ठीक है। नाउ इकोनॉमिकल रीजन, एग्जैक्टली, बिल्कुल आगा हम इकोनॉमिकल रीजंस के इसके बाद आते हैं। एवरीवन जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन, ताकि हम फिर उसके बाद इकोनॉमिकल रीजंस के ऊपर आए। ऑलराइट अयान, गुड। ऑलराइट वेदा, गुड। गुड हुसैन, वेरी नाइस, वेरी नाइस राफिल। ऑलराइट Zainab, is it done? All right. Okay. Now let's move forward towards the eighth point, कि एट्थ रीजन हमारे पास क्या थी, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टार्ट होने की, ठीक है। ओके ओके अरीबा, हम 7 पॉइंट के, ओके सॉरी। ऑलराइट, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द एट पॉइंट, ओके। अच्छा, अब हमारे पास ये है इकोनॉमिकल रीजंस। अब इकोनॉमिकल रीजंस में सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, इकोनॉमिकल रीजंस। अब इकोनॉमिकल रीजंस क्या थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टार्ट होने की, द फर्स्ट रीजन वाज कि ब्रिटिश ने हाई टैक्सेस इम्पोज किए टू एक्सप्लॉइट इंडियाज वेल्थ, ठीक है, जो मेन कॉज बनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के स्टार्ट होने की। अब दिस मेड ऑलरेडी पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द मैनी इंडियंस, जो कि ऑलरेडी एक बिलो द इकोनॉमिक लाइन आपके पास लाई करते थे या फिर रहा करते थे, उनकी ऑलरेडी इकोनॉमिक हालत इंडियंस की बहुत ज़्यादा ख़राब थी पहले से। लेकिन जब क्या चीज़ हुई,
जब वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का टाइम आया कि ब्रिटिश ने क्या किया, और ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज कर दिए उनके ऊपर, ठीक है। अब दीज हाई टैक्सेस ने उनकी कंडीशन और ज़्यादा क्या कर दी, वर्स कर दी, ख़राब कर दी। अब जैसे हैवी लैंड रेवेन्यू वाज पर्टिकुलरली डैमेजिंग एज मेनी पेजेंट्स एंड द स्मॉल लैंड ओनर्स कुड नॉट अफोर्ड टू पे। ना सिर्फ लैंड ओनर्स के ऊपर हैवी टैक्सेस अप्लाई किए, बल्कि जो पेजेंट्स थे, जो उस लैंड के ऊपर रहा करते थे या फिर फार्मिंग किया करते थे, उनसे अगेन रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। सो दिस वाज द हैवी, आपके पास लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय द फ्रॉम द इंडियंस बाय द ब्रिटिश। सो ड्यू टू विच अब क्या हुआ, दे ऑफन फेल इनटू पॉवर्टी एंड इनटू डेट, losing their land or becoming indebted to the money lenders. Therefore क्या चीज़ हुई कि या तो डेट्स के अंदर चले गए वो, या फिर अगेन क्या चीज़ हुई, पॉवर्टी के अंदर, गुर्बत में चले गए। Therefore this resulted in the starvation या फिर वाइड स्प्रेड सफरिंग, जिसकी वजह से रिजेंटमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश बहुत ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने हाई टैक्सेस इम्पोज किए, जिसकी वजह से इंडियंस जो कि ऑलरेडी गुर्बत में रह रहे थे, पॉवर्टी में रह रहे थे, इसकी वजह से, इन हाई टैक्सेशन की वजह से उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब या तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ थी, जैसे कि हमारे पास हैवी लैंड रेवेन्यू जो था, हैवी लैंड रेवेन्यू जो टैक्स था, वो सिर्फ लैंड ओनर्स ने नहीं पे करना था, बल्कि ऑल्सो पेजेंट्स ने भी पे करना था। सो देयरफॉर दोनों के ऊपर इट वाज अ हैवी एक इशू कि इन्होंने क्या करना है, एक पैसे पे करने हैं किस चीज़ को, ब्रिटिश को। नाउ से दिस थिंग, अब ये टैक्स, हैवी टैक्स पे करने की वजह से हुआ क्या, या तो लैंड ओनर्स और जो पेजेंट्स हैं, या तो ऑफ कोर्स क्या चीज़ की, उन लैंड ओनर्स ने अपनी लैंड को सेल कर दिया, और पेजेंट्स जो थे उन्होंने टैक्सेस देने के लिए या तो वो डेट के अंदर चले गए, ठीक है। डेट किसको कहते हैं, उधार को। तो या तो उनको उधार लेना पड़ता था, या फिर नंबर सेकंड क्या चीज़ हुई, दे वेंट इनटू पॉवर्टी। सो देयरफॉर these high taxes exploited the India's wealth या exploited the India's economic condition, and therefore these people जिन्होंने सफ़र किया इन हैवी टैक्सेशन से, दे स्टार्टेड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857, ठीक है। सो जल्दी से राइट अबाउट दिस रीजन, ये हमारे पास नाइन्थ रीजन है, दिस इज द नाइन्थ रीजन, सॉरी एट्थ रीजन, दिस इज द एट्थ रीजन हमारे पास फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जल्दी से राइट दिस थिंग डाउन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट। Alright, design good, deriva good, very nice. Okay, everyone done? 8 point heavy taxation. Alright, Rafi, good. Good, Amen. So we are left with three reasons. We are left with two reasons. Alright, Aga. Alright, Ayan. Okay, alright. Acha, now say this thing. अब हमारे पास Zainab, is it done?
हु इज लेफ्ट, ज़ैनब इज लेफ्ट, ऑलराइट, ओके। अच्छा, अब हमारे पास क्या चीज़ है, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट रीज़न, जो नाइन्थ हमारे पास रीज़न है, ठीक है। अच्छा, टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्री, ये भी हमारे पास इकोनॉमिक पॉइंट है, ठीक है, इकोनॉमिक रीज़न है, ठीक है। अब क्या चीज़ हुई, ये बैनिंग ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन वाला पॉइंट है, ठीक है। अब टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंडस्ट्री, ब्रिटिश ने क्या किया, जो रॉ कॉटन की एक्सपोर्ट थी उसके ऊपर क्या कर दिया, बैन लगा दिया। अब क्या चीज़ होती थी, इंटरनेशनली एक्सपोर्ट की जाती थी इंडियन कॉटन, ठीक है। सब कॉन्टिनेंट से कॉटन को एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिया से, ठीक है। अब क्या चीज़ हुई कि इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या किया, देखो जरा देखना, ब्रिटिश ने क्या किया, जो अब किया क्या करते थे ब्रिटिश, देखो, ये यहाँ से एग्जैक्टली क्या चीज़ करते थे, रॉ मटेरियल लेकर जाया करते थे, ठीक है। रॉ मटेरियल लेकर जाने के बाद अपनी ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रीज थी उसको प्रोसेस किया करते थे, ठीक है। और उन्हीं गुड्स को वापस लाके इंडिया के अंदर क्या करते थे, सेल करते थे, ठीक है। अब ना उसे दिस थिंग, यहाँ पे अगेन क्या होती थी, प्रोसेसिंग हुआ करती थी ब्रिटिश के गुड्स की, ठीक है। अब क्या हुआ कि यहाँ से क्या जाता था, रॉ मटेरियल जाया करता था, ठीक है, इंडिया से, और अगेन वापस आया क्या चीज़ आया करती थी, प्रोसेस गुड्स आया करते थे। अब हुआ क्या, इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया, मतलब जो इंडियंस हैं, इंडियंस वो अगेन क्या नहीं कर सकते, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन ब्रिटिश क्या कर सकते हैं, रॉ मटेरियल्स को लेकर जा सकते हैं ब्रिटेन में, और प्रोसेस गुड्स को वापस लेकर आ सकते हैं कहाँ पे, इंडिया के अंदर। अब क्या चीज़ हुई कि ब्रिटिश ने जो वापस लाने के ऊपर जो इम्पोर्ट टैक्स था, जो ब्रिटिश के गुड्स वापस आया करते थे, जो प्रोसेस गुड्स वापस आया करते थे, उनके ऊपर जो टैक्स थे वो रिमूव कर दिए। मतलब जो वापस प्रोसेस गुड्स आते थे, इनके ऊपर टैक्स क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब अपने ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। नाउ अब क्या चीज हुई, दिस पॉलिसी मेड इट इम्पॉसिबल फॉर द लोकल इंडस्ट्रीज टू कम्पीट। अब जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो बाहर भेजेंगी, प्रोसेस करके मंगवाएंगी, उनके लिए उनकी जो प्राइस होगी वो रिलेटिवली हायर होगी, क्यों, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज के ऊपर टैक्सेस इम्पोज हैं। लेकिन ब्रिटिश जो खुद कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी टैक्स इम्पोज नहीं किया जाएगा। देयर फोर अगेन क्या चीज हुई, जो इंडिया की इंडस्ट्री थी, जो कि इंडिया की कॉटन सेक्टर था, एक टाइम के ऊपर जो फ्लरिश किया करता था, अब क्या चीज हुई थी, अब ड्यू टू दीज टैक्सेस व्हाट हैपेंड, दिस इशू, दीज टैक्सेस, या फिर दिस आपके पास जो डिस्क्रिमिनेशन थी बिटवीन द ब्रिटिश एंड बिटवीन द इंडियन इंडस्ट्रीज, जो टैक्सेस ब्रिटिश के ऊपर नहीं लगाए जाते थे लेकिन इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर लगाए गए, दिस रिजल्टेड द कोलैप्स ऑफ इंडियाज once flourishing cotton sector. The resulting widespread unemployment and poverty increase हो गई। Therefore, एक एंगर और एक रिजेंटमेंट अराइज हुई ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, एंड therefore this became the major cause of war of independence of 1857, ठीक है। देन जल्दी से राइट दिस पॉइंट डाउन सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू आवर लास्ट 10th पॉइंट, जल्दी से। Alright, okay, everyone done? Alright, good. Alright, Diane. Alright. Okay, alright, further. Okay, now say this thing. Now let's start with the 10th point. ठीक है, अब 10th point के अंदर जरा एक दफ़ा आप बात देखो,
देखो ये वाला क्या नाम है हुसैन, जो आप कह रहे थे, सॉरी आगा आप कह रहे थे कि ये ना हमारे पास स्पॉइस वाला, ठीक है। अब अगेन जो स्पॉइस थे वो अगेन आपके पास क्या थे कि सर द इंडियन गुड्स वर, रिबाई सेइंग सर द इंडियन गुड्स वर हैंड मेड एंड एक्सपेंसिव एंड द ब्रिटिश गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज एंड वर चीप, सो द इंडियन स्टार्टेड बाइंग फ्रॉम देयर। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि अगेन ये वाली भी बात है कि अगेन जो आपके पास थे वो प्रोसेस्ड हुआ करते थे और जो इंडियन गुड्स थे वो अगेन हैंडमेड हुआ करते थे, तो वो कम्पीट नहीं कर पाए। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अच्छा, 10th पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या था कि देखो जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो इंडिया के जो मिलिट्री में थे वो अगेन कौन थे? सो मिलिट्री के अंदर जो ऑफिसर्स थे दे वर द ब्रिटिश, ठीक है। सो ऑफिसर्स वर, ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी, in the army British were British and the spoils were, या फिर and low ranking jobs were given to Indians, ठीक है। अच्छा, नाउ से दिस थिंग, अब इसके अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या कि स्पॉइज रिजेंटेड द एरोगेंस ऑफ द ब्रिटिश ऑफिसर्स who viewed themselves as superior and did not speak any local language। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ये जो ब्रिटिश हुआ करते थे, वो अपने आप को सुपीरियर कंसिडर किया करते थे एज कंपेयर टू द इंडियंस, जो कि आपके पास क्या करते थे, इंफीरियर कंसिडर करते थे। एंड द टेंशंस पीक्ड इन 1856 जब एक न्यू लॉ वाज मेड कि जो इंडियन जो लो रैंकिंग ऑफिसर्स हैं या फिर लो रैंकिंग स्पॉयज आपके पास जिस तरह हैं, उन्होंने ओवरसीज क्या करना है, लाजमी सर्विस कंपलसरी कर दी गई उनके लिए कि ओवरसीज उन्होंने क्या देनी है, ओवरसीज सर्विस देनी है इन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स। कैसे? जैसे अफगानिस्तान के अंदर फाइट हो रही है तो अगेन क्या चीज़ है, दे हैव टू सर्व देयर, ठीक है, इंडियन स्पॉइज। अब दिस स्पार्क द रिलीजियस आउटरीच एज वेल। कैसे? कि हिंदूज फियर कि अगेन वो क्या चीज़ नहीं, हिंदूज फियर क्रॉसिंग द सी वुड डिस्ट्रॉय देयर कास्ट, ठीक है, दैट हिंदूज डिड नॉट वांट टू लीव देयर मदर होमलैंड। एंड मुस्लिम्स जो थे उन्होंने क्यों मना कर दिया? बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू फाइट देयर, they did not want to fight their fellow brother Muslims in Afghanistan. Therefore, what happened? This disregard for their beliefs deepened anti-British sentiment, and this became the major cause of War of Independence of 1857. So this is the military नहीं, this is the military आपके पास point, military reason, और इसको आप religious reason के अंदर भी कह सकते हो, ठीक है। So this is the military plus religious reason. All right, okay, so Agay Singh sir, there was one more point, increase in poverty in the economical reason। हाँ ना, उसको हमने क्या चीज़ कर दी, हमने उसको इसी के अंदर मर्ज कर दिया कि आपके पास किस तरह कि जो मेन टैक्सेस के थ्रू, एक टैक्सेस के अंदर, ठीक है, नंबर सेकंड किस चीज़ के अंदर, देखो आपके पास पॉवर्टी इंक्रीज कैसे हुई थी, या तो किस चीज़ से हुई, मेन एक फर्स्ट किससे हुई, टैक्सेस से हुई, नंबर सेकंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होने से हुई, ठीक है। सो ये जो 11th पॉइंट है दैट इज मिलिट्री रीजन प्लस द रिलीजियस रीजन। ऑलराइट, ऑलराइट एवरीवन, सो दिस इज द थर्ड पॉइंट हमारे पास, ठीक है, जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की मेन रीजंस बनी, और ये हमारे पास मिलिट्री रीजन और रिलीजियस रीजन दोनों हमारे पास है, ठीक है। ऑलराइट एंड गुड, वेरी नाइस, कि जिसके अंदर जो स्पॉइज हैं, अगेन क्या चीज़ थी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे दे यूज टू कंसिडर देमसेल्फ एज सुपीरियर, एंड जो इंडियन स्पॉइज है उनको इन्फीरियर कंसिडर करवाया जाता था, ठीक है। एंड देन आपके पास टेंशन पीक्ड इन 1856 जब एक न्यू लॉ बन गया कि अगेन अब स्पॉइज ने बाहर सर्व करना है,
अफगानिस्तान के अंदर ओवरसीज़ कंपलसरी कर दी गई. अब हिंदूज दे डिड नॉट वांट टू लीव देयर मदरलैंड, एंड जो मुस्लिम्स थे दे डिड नॉट वांट टू फाइट विद देयर फेलो ब्रदर मुस्लिम्स. देयरफॉर this sentiment became the major reason of war of independence of 1857 as well, and this started the war of independence. और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर, कल के लेक्चर के अंदर अब हम देखेंगे कि ये रीज़न जो आपके पास थी, ठीक है, या फिर ये आपके पास जो रीजंस थी, कैसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर शेप हुई. कि वॉर ऑफ, अब ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर अब हमने बात करनी है. ठीक है, हम ऑलरेडी रीजंस के ऊपर अब बात करके आ चुके हैं. ठीक है, अब हमने देखो, हमने स्टार्ट ऑफ द लेक्चर के अंदर ये बात की थी कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर ना 4 सब टॉपिक्स हैं. रीजन फॉर द स्टार्ट, ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, रीजन फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और सक्सेसेस एंड फेलियर्स. ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास क्या चीज़ है? रीजन फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी हैव टॉक्ड अबाउट एवरीथिंग. ठीक है, इसके अंदर हमने सोशल रीजंस, मिलिट्री रीजंस, पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस हम बात कर चुके हैं. ठीक है, अब हम कल बात करेंगे कि ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली क्या हुआ, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि मीरठ के अंदर क्या हुआ, रानी ऑफ झांसी कौन थी, तो या रानी लक्ष्मीबाई हमारे पास कौन थी. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जनरल बख्त कौन थे आपके पास, तो ये सारी चीज़ें वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. देन वी विल टॉक अबाउट द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और उसके बाद हम बात करेंगे आफ्टर मैथ या फिर इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857. ठीक है एवरीवन, ओके. If you have any questions, please do. Sir, there was I was saying that there was difference in the salaries of the spies and the British officers. बिल्कुल exactly, बिल्कुल exactly, बिल्कुल आप कह सकते हो, बिल्कुल exactly हम कह सकते हैं. Sir, I have not written the 10th point. Okay, sorry, हम साइन वापस आ जाते हैं. ये आप लिख लो, ये वाली हमारे पास, राइट. एनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर टुडे? नो प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर टुडे. लेकिन जैसे ही हम ये अपना जो मेन रिलीजियस, यार जो आपके पास रिलीजियस रिफॉर्मर्स का, बल्कि मैंने आपको सेंड किया हुआ है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टॉपिकल्स नहीं हुए थे ना सेट. मैं ट्राई करता हूँ कि अगेन जो आपके पास वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टॉपिकल्स हैं वो डायरेक्टली कम्प्लीटली सेंड कर देता हूँ. ठीक है, ताकि अगेन आप लोग क्या कर सको, प्रैक्टिस कर सको क्वेश्चंस को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की रीजंस वाले सिर्फ अभी रीजंस वाले करने हैं. ठीक है, जो ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो नहीं करने, या फिर जो आपके पास रीजंस फॉर द फेलियर है या सक्सेसेस और फेलियर्स के ऊपर हैं उसके ऊपर नहीं करने. जस्ट जो रीजंस फॉर द स्टार्ट ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है वो वाले क्वेश्चंस आप कर सकते हो प्रैक्टिस. ऑलराइट, मैं सेंड कर देता हूँ बाय टुनाइट. आई थिंक आई विल सेंड इट इन द ग्रुप. ऑलराइट, टॉपिकल्स ऑफ EIC एंड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सो आई कैन कंपाइल देम अप. EIC वाले यार मैंने आपको बिल्कुल सेंड करने हैं, मुझे बिल्कुल याद है. वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाले तो हो नहीं गए. अच्छा, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वाले तो आज करने हैं ना. हाँ बिल्कुल ठीक है, दोनों कर देते हैं. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस फॉर टुडे? यप, एनीवन?